नमस्कार छात्रों, क्या आपको मालूम है कि आधुनिक रिसर्च के अनुसार इस पृथ्वी पर 17 से 18 लाख प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। इनमें कुछ जंतु माइक्रोस्कोपिक हैं, बहुत छोटे हैं, और कुछ बहुत बड़े जंतु शामिल हैं। इन जंतुओं का एक साथ अध्ययन कर पाना थोड़ा मुश्किल सा काम था, इसलिए जंतुओं को समय समय पर वर्गीकृत किया गया। सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने सभी जंतुओं को 2 जगत में वर्गीकृत किया। उन्होंने 2 जगत वर्गीकरण सिस्टम को बनाया। उसके बाद थोड़ा बहुत संशोधन करके E.H. हेकल ने 3 जगत वर्गीकरण सिस्टम दिया। समय समय पर परिवर्तन हुआ। 4 जगत वर्गीकरण सिस्टम भी कोपलैंड के द्वारा दिया गया। अंततः 5 जगत वर्गीकरण का सिस्टम भी दिया गया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 5 जगत वर्गीकरण सिस्टम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम 1969 में 1969 में R.H. विटेकर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। इन्होंने पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों का गहन अध्ययन किया और उनके लक्षणों को देखते हुए उन्हें 5 वृहद समूहों में विभाजित किया और उन समूहों को जगत का नाम दिया गया। तो वो 5 जगत कौन कौन से हैं? पहला जगत है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। इसी 5 जगत में संसार के सभी जीव शामिल हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो जीवों का वर्गीकरण किया उसके लिए कुछ आधार बनाए, कुछ लक्षणों को इन्होंने जीवों के अंदर देखा, उनको आधार बना करके इनका वर्गीकरण किया। ठीक है, इनके अनुसार जितने भी संसार में जीव हैं वो कोशिकाओं के बने हुए हैं। इनकी बॉडी क्या है? सेल्स की बनी हुई है। और आपको मालूम है कि जो कोशिकाएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। पहली कोशिका जो होती है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, आपको मालूम है प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी कोशिका होती है जिसके अंदर अल्प विकसित केंद्रक होता है, मतलब केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला अनुपस्थित होती है। और जो यूकैरियोटिक सेल होती है इसमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला उपस्थित होती है। तो केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ही कोशिकाओं को 2 भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। R.H. विटेकर की स्टडी में इन्होंने देखा कि संसार में बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनका शरीर जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का बना हुआ है, और बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनका बॉडी जो शरीर है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं का बना हुआ है। तो इन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने हुए एनिमल्स को अलग अलग 2 समूहों में विभाजित कर दिया। एक समूह ऐसा बनाया जिसमें सभी जीव का जो शरीर है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का बना था, और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिकाओं का। ठीक है, तो ऐसा समूह जिसमें सभी जीव प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के होते हैं, इन समूह को विटेकर ने मोनेरा नाम दिया। क्या नाम दिया? मोनेरा। मोनेरा क्यों नाम दिया? क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, इनकी बॉडी जो होती है वो एक कोशिका की ही बनी होती है, तो इसलिए इनको मोनेरा नाम दिया। तो फर्स्ट जो किंगडम था R.H. विटेकर के द्वारा दिया गया वो था मोनेरा। और मोनेरा के अंतर्गत किसको रखा गया है? बैक्टीरिया को, आर्की बैक्टीरिया को, साइनोबैक्टीरिया को और माइकोप्लाज्मा को। ये जो जीव हैं ये माइक्रोस्कोपिक हैं क्योंकि इनका शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना हुआ है, और वो भी कैसी है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ठीक है, ये एक कोशिका का बना हुआ है और इन कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। इसमें जो माइकोप्लाज्मा है इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति ना पाए जाने के कारण इसका शरीर का जो आकार है वो हमेशा चेंज होता रहता है, इसलिए माइकोप्लाज्मा को जोकर ऑफ सेल भी कहते हैं। और ये जीव जगत में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है। माइकोप्लाज्मा जीव जगत में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो किंगडम हो गया मोनेरा,
इसमें सभी प्रोकैरियोट्स को रखा गया। अब बारी आती है यूकैरियोट्स की। तो यूकैरियोट्स में इन्होंने देखा कि जो जीव हैं उनमें भी कुछ यूनिसेलुलर हैं और कुछ मल्टीसेलुलर हैं। हालांकि ये तो भी यूनिसेलुलर थे लेकिन इनकी बॉडी प्रोकैरियोटिक थी। इसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दो प्रकार के एनिमल्स थे, यानी ऐसे जीव थे जिनका शरीर एक कोशिका का बना था और कुछ ऐसे थे जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना था। तो इन्होंने जो दूसरा किंगडम बनाया, यानी जो दूसरा समूह बनाया, उसमें सभी एक कोशिकीय यूकैरियोट्स को रख दिया और उस समूह का नाम दिया प्रोटिस्टा। समूह का नाम दिया प्रोटिस्टा, यानी इनके द्वारा बनाया गया जो दूसरा किंगडम था वो था प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा में किसको रखा गया? प्रोटिस्टा में किसको रखा गया? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक एनिमल्स को, जैसे कि संघ प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, मोनोसिस्टिस, ठीक है, प्लाज्मोडियम, ये सारे किस में आते हैं? प्रोटोजोआ में आते हैं। यानी संघ प्रोटोजोआ के जो सदस्य हैं वो रखे गए हैं प्रोटिस्टा किंगडम में। इसके अलावा क्राइसोफाइटा रखे गए हैं, स्लाइम मोल्ड्स को रखा गया है और डाइनोफ्लैजेलेट्स को भी रखा गया है। ये सारे जीव क्या हैं? एक कोशिकीय हैं और इनका शरीर यूकैरियोटिक कोशिकाओं का बना हुआ है, यानी यूनिसेलुलर होते हैं ये। इनको रखा गया प्रोटिस्टा में। अब बात आती है कि जो यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर थे, इनके साथ भी एक प्रॉब्लम आ गई कि कुछ मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स थे, उनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो थोड़ा डिफरेंट था। जैसे कि कुछ बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स स्वपोषी थे, ऑटोट्रॉफिक थे, और कुछ हेटेरोट्रॉफिक थे। मतलब कुछ ऐसे यूकैरियोट्स थे जो अपना भोजन स्वयं बनाते थे, उनमें ऐसी क्षमता थी कि वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते। और कुछ ऐसे थे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते थे, अपने भोजन के लिए उनको दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। तो इन्होंने बाकी बचे हुए यूकैरियोट्स को दो भागों में विभाजित कर दिया, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में जितने भी जो जीव थे वो क्या थे? स्वपोषी थे, अपना भोजन वो स्वयं बना लेते थे। तो इन ऑटोट्रॉफिक्स को इन्होंने एक अलग समूह में रखा और उस समूह का नाम दिया प्लांटी। क्या नाम दिया? प्लांटी। यानी इनके द्वारा जो तीसरा किंगडम बनाया गया वो था प्लांटी। अब प्लांटी में किसको रखा गया? स्वपोषी बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स को। इनके अंदर क्या पाई जाती है? क्लोरोफिल, और ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड का निर्माण करते हैं। देखिए किंगडम प्लांटी में क्या आते हैं? ऑल ग्रीन प्लांट, सभी हरे पौधे आते हैं। और इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। यानी पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। ऑल ग्रीन प्लांट्स में मल्टी सेलुलर एल्गी और सभी बड़े पेड़ पौधे आते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा किंगडम बन गया। अब जो हेटेरोट्रॉफिक मल्टी सेलुलर थे, यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर, अब इनके सामने एक ऐसी समस्या आ गई कि इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन और थोड़ा सा डिफरेंट था। ठीक है, तो उसके बेस पे इन्होंने दो कैटेगरी बना दी। एक समूह ऐसा बनाया जिसके जो सदस्य थे वो एब्जॉर्प्शन के द्वारा फूड को इनटेक करते थे, मतलब इनमें ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं था और ये सड़े गले पदार्थों से भोजन को अपने अवशोषित कर लेते थे। और दूसरा समूह ऐसा बनाया जिसमें ऑर्गन सिस्टम था और ये अपने भोजन को इंगल्फ करते थे, खाते थे। ठीक है, तो जो पहला समूह था जिसमें ये भोजन को एब्जॉर्ब करते थे, इसको नाम दिया फंजाई। ठीक है, क्या नाम दिया? फंजाई। यानी कि जो इनका चौथा किंगडम था वो कौन सा था? फंजाई। फंजाई में किसको रखा गया है? सभी फंगस को रखा गया है। और फंगस क्या होते हैं? नॉन क्लोरोफिलस थैलोफाइट्स हैं, मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं है तो ये स्वपोषी नहीं हो सकते हैं, अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। दूसरी बात, कोई ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं है तो ये भोजन को इनटेक भी नहीं कर सकते हैं। ये क्या करते हैं? अपने बॉडी वाल से जो फूड होता है उसको अवशोषित करते हैं। ठीक है,
तो इनको फंजाई कहा गया। और जो लास्ट बचा हेटेरोट्रॉफिक मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, वो भोजन इंजेक्शन के द्वारा ग्रहण करते हैं, भोजन को खाते हैं, और इनको किंगडम में रखा गया एनिमलिया में। यानी जो लास्ट का किंगडम था वो क्या था, एनिमलिया था। इसमें सारे एनिमल्स को रख दिया गया, सारे जंतुओं को रख दिया गया एनिमलिया में, ऑल एनिमल्स। इनकी खासियत क्या थी कि मल्टी सेलुलर थे और इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति एब्सेंट थी। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी जीवों को 5 जगत में वर्गीकरण कर दिया गया। और यह वर्गीकरण जो सिस्टम था ये अब तक का सबसे सर्वमान्य सिस्टम था।